हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं एसपीडी करंट अफेयर का 18वां चैप्टर आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 को कवर करूंगी। इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर दिए हैं तो उसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। इससे पहले हम पहला चैप्टर कौन क्या कहाँ कवर कर दिए हैं। नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, भारत के उच्च न्यायालय, विश्व के देश कौन क्या कहाँ, भारत एवं विश्व में प्रथम 2021 से 23 वर्ष 2021 से 22 में हुए प्रमुख समझौते एवं ज्ञापन, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, ब्रांड एम्बेसडर अभियान एवं संस्थाएं, संयुक्त सैन्य अभ्यास, नवगठित जांच समितियां। उसके बाद हमने कवर कर दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसके बाद प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन एक ही है लगभग, वर्ष 2021 से 23 के प्रमुख ऑपरेशन, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, विभिन्न सूचकांक या रिपोर्ट, इस यहाँ तक हमने कवर कर दिए हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे आर्थिक समीक्षा 2021 से 22। यहाँ तक जो हम कवर किए हैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 या 22-23। तो ये रहा आर्थिक समीक्षा 2022-23। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि दिखने में इजी रहे। ये देखिए ये आ गया आर्थिक समीक्षा 2022-23। कह रहा है यहाँ देखिए कह रहा है यहाँ पे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। आर्थिक समीक्षा 2022-23 महत्वपूर्ण तथ्य यह है अर्थव्यवस्था की विकास दर 2023 को समाप्त होने वाले। देखिए पहले ये बता देते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बना। कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आर्थिक समीक्षा किसके नेतृत्व में तैयार किया जाता है, तो आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में। ये दे देगा वहाँ पर वित्त मंत्री के नेतृत्व में, तो ये गलत हो जाएगा। तो किसके नेतृत्व में किया जाता है, आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में। आर्थिक सलाहकार पूछ देगा कौन है, तो अनंत नागेश्वरन अभी आर्थिक सलाहकार हैं। और इस बार की जो थीम है वो मध्यावधि स्थिति, आशावादी, विश्वसनीय, ये थीम है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। अर्थव्यवस्था की विकास दर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% रहने की उम्मीद है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2023 जो समाप्त होगा उसमें अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% रहेगी। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रहा था, और पिछले वित्त वर्ष में विकास दर कितना रहा था, 8.7%। नेक्स्ट है कि पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5 रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। और पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी कितना रहने का अनुमान जाहिर किया गया था, 8 से 8.5%। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में 2023 के समाप्त होने तक जो देश की जीडीपी कितना रहने का अनुमान, देश का विकास दर कितना रहने का अनुमान किया गया है, तो 2023 को समाप्त होने तक 7% रहने का अनुमान किया गया। अब पिछले वर्ष कितना किया गया था, 8.7। पिछले वर्ष जो वित्त वर्ष में विकास की दर कितना रही थी, 8.7% रही थी। और आगे कह रहा है कि पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5 रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आर्थिक समीक्षा में ये कहा गया कि 2022-23 के दौरान जीडीपी विकास दर कितना अनुमान रहने का जारी किया गया था, कितना, तो 8 से 8.5%। देखिए विकास दर, यहाँ सिर्फ विकास दर है वित्त वर्ष के, यानी कि एक साल का विकास दर इतना रहा था और इतना रहने का इस बार 2023 में समाप्त होने तक अनुमान किया गया है। लेकिन जीडीपी विकास दर अलग होता है। ये जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि घर के अंदर जो भी सामान तैयार की जाती है, जो भी
घर के अंदर की जो भी टोटल आय होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि घर के अंदर का मतलब हमारे देश के अंदर। अब ये कह रहा है कि जीडीपी विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जारी किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। अब आगे कह रहा है कि 23-24 में आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2023-24 में यानी एक साल जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है, 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। आगे है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। अब आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर कितना रहेगी, 6.5% रहेगी। नेक्स्ट है भारत पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारत पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत पीपीपी पब्लिक पार्टनरशिप परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी में जो है ये तीसरी है और जो विनिमय दर में है 5वीं। अब तो क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि भारत पीपीपी में भारत का तीसरा स्थान है, तो सही था स्टेटमेंट कि भारत का पीपीपी में तीसरा स्थान है। आगे है वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय स्थिर मूल्यों पर 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.5%। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्य क्या होता है, किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लिया जाता है, जैसे कि 2011 इसको आधार वर्ष मान लिया कि इस साल इतना उत्पादन हुआ है, इतना आय हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हर साल होगा, तो ये स्थिर मूल्य पे हो गया। और मार्केट रेट पे क्या होता है कि बाज़ार जैसे जैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग मापा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय स्थिर मूल्यों पर 96,522 रुपये है 2022-23 में, और प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर कर रहा 5.5% है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुँच गई। कह रहा सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से कितना हो गई, 1.4 करोड़ पहुँच गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना रहा, 6.4%। राजकोषीय घाटा क्या होता है कमेंट में बताइएगा, नहीं पता होगा तो ज़रूर पूछिएगा प्लीज़। उसके बाद 6.4% रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% रहा और पिछले वित्त वर्ष में कितना रहा, 6.7%। तो ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है कि 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा रहा है 6.4%, तो सही हो जाएगा, और पिछले वित्त वर्ष में रहा 6.7%, यानी कि 2022-23 में थोड़ा सा कम रहा राजकोषीय घाटा, कम ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कि कह रहा है कि दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। और आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 3.0% से अधिक है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन जीबीए मूलभूत कीमतों पर कितना रहा, 3.5% रहा,
जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0 से अधिक है। यानी कि सकल मूल्यवर्धन कृषि में थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में 3.0 ही रहा था, लेकिन 22-23 में 3.5% है। किसमें? कृषि का सकल मूल्यवर्धन, कृषि का टोटल जो मूल्य में वृद्धि हुई थोड़ा सा बढ़ा है। नेक्स्ट कह रहा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। कह रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। यहाँ पे कह रहा है कि जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है उसमें ऋण में वृद्धि हुई है जनवरी से नवंबर तक में 2022 के दौरान 30.5% से अधिक रही है। नेक्स्ट है 2021 से 22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। यानी कि 2021 से 22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसमें 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया है। वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इसमें 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया है। यानी कि कह रहा है कि 21-22 में कितना लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ? 5,000 लाख टन, और 36 लाख मीट्रिक टन जो है चीनी का प्रयोग हुआ किसके उत्पादन में? एथेनॉल के उत्पादन में। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग का क्षेत्र सकल मूल्यवर्धन GVA मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 10.3% से काफ़ी कम रहा। यानी कि कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में उद्यम क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा। यानी कि कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA मूलभूत कीमतों पर कितना रहा? 4.1% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 10.3% से काफ़ी कम रहा। आगे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है। यहाँ पे कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से 8.4% से अधिक है। यानी कि जो वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2023 में सेवा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है जितना भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ, जितने भी कर्मचारी सेवाएं दे रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर हुआ, उसके स्टाफ हुए, उसका टीचर हुए, तो ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.1% रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष के 8.4 से अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष 10.3% से काफ़ी कम रहा। तो ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये पूछा जा सकता है कि उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन 2022-23 में मूलभूत कीमतों पर कितना रहा? 4.1% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष से कितना कम है? 10.3% कम है। नेक्स्ट है भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदारी देश। अभी ये देखिए भारत किस देश के साथ व्यापार करता है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात UAE, और उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद चीन। यानी कि भारत जो सबसे अधिक निर्यात कहाँ करता है? तो भारत सबसे अधिक निर्यात करता है, एक मिनट, भारत सबसे अधिक हाँ ये जस्ट कर लिया हमने। अब देखिए कह रहा है कि भारत जो सबसे अधिक निर्यात करता है अमेरिका, UAE, नीदरलैंड, चीन। इसको याद रखिएगा, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। यानी कि सबसे ज़्यादा भारत जो निर्यात करता है अमेरिका को करता है, फिर UAE को करता है, फिर नीदरलैंड को करता है, फिर चीन को करता है। भारत सर्वाधिक आयात करता है। भारत सर्वाधिक आयात किससे करता है? भारत सबसे ज़्यादा आयात चीन से करता है, फिर UAE से करता है, संयुक्त अरब अमीरात से, फिर अमेरिका से आयात करता है। ये तीनों से आयात करता है भारत।
नेक्स्ट है भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया। यानी कि जो कह रहा है कि भारत जो है 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी कि जो अमेरिकी डॉलर मतलब कि अमेरिका से भारत जो आया है, कितना आया, 100 अरब अमेरिकी डॉलर आया, जो विश्व भर में सबसे अधिक है। आगे कह रहा है कि भारत ई कॉमर्स बाज़ार के शीर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इतना ही नहीं, ई कॉमर्स बाज़ार जो है नेट वाला, यानी कि ई कॉमर्स बाज़ार हर वर्ष जितना भी सामान हम जो है नेट से मंगाते हैं, ई कॉमर्स बाज़ार होता है, तो ई कॉमर्स बाज़ार में भारत वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से वृद्धि करने वाला है। नेक्स्ट है कि कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो पहले 2.4 था। अब प्रजनन दर भी कम गया है, पहले 2.4 था जो अब 2.1 हो गया। यानी कि जो पहले थी मतलब एक महिला 2.4 बेबी प्रोडक्शन कर सकती थी, मतलब 2.4 बेबी देती थी। अब जो है एक महिला 2.1, यानी कि जो इसका एवरेज जो निकाला गया वो कम गया है। अब है शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया है, यानी कि पहले था शिशु मृत्यु दर देखिए 46.0, अब कितना हो गया, 38.4 हो गया है शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है नवजात मृत्यु दर 24.9 है, जो पहले 29.5 था। नवजात मृत्यु दर पहले कितना, नवजात मृत्यु दर यानी कि जो मतलब 6 दिन के अंदर बच्चे मर जाते थे होने के साथ ही, तो कह रहा है कि नवजात मृत्यु दर जो शिशु मृत्यु दर वो हुआ जो 1 साल के अंदर मर गए, और शिशु मृत्यु दर कितना था 38.4, जो अब हो गया है, पहले कितना था 46.0। नवजात मृत्यु दर 24.9 है, जो पहले 29.5 था, तो इसमें भी कमी आई है, अच्छी बात है। अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ, यानी कि कह रहा है कि अप्रैल से दिसंबर तक 2022 में वस्तु का जो निर्यात हुआ 332.5 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 4.8% पर पहुंच गई, यानी कि कह रहा है भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति दर जो है, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8 पर पहुंच गई, यानी कि खुदरा मुद्रास्फीति दर जो है अप्रैल 2022 में कितना पहुंच गई है, 7.8% पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र, केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 बजट अनुमान में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का कितना 2.2% तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। यानी कि कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं वो 2021 में 1.6% ही था, लेकिन 2022 में 2.1% और 2023 में ये देखिए 2022 में 2.2% और 2023 में 2.1%, यानी कि सबसे ज़्यादा 2022 में ही रहा। 2022 में 2.2% तक पहुंच गया था, 2023 में इतना जीडीपी का 2.1% रहने का मतलब टोटल जीडीपी का हमारे देश में जितना टोटल इनकम हुआ, आय हुआ, प्रोडक्शन हुआ, सबका जो है मिला के जीडीपी का कुल आय और व्यय का मूल्य जो होता है उसका 2.1% स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा 2023 में। 2022 में 2.2% खर्च किया गया और 2021 में 1.6% खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र का व्यय, सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के रुपये 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र का व्यय, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2000 किधर गया, सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के रुपये 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया। यानी कि कह रहा है, क्या आर्थिक समीक्षा में क्या कहा गया है कि
जो सामाजिक क्षेत्र का जो व्यय है 2016 में कितना था, 9.1 लाख था, जो बढ़कर के सामाजिक क्षेत्र में अब कितना खर्च किया जा रहा है, 21.3 लाख। नेक्स्ट है 2020 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। कहा गया समीक्षा में कि खुराक कितना की दी गई कोविड-19 की, 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। देखिए नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प लिया है। यानी कि जितना ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा हमारे देश में पेड़, उतना ही कार्बन उत्सर्जन भी होगा। यानी कि भारत कह रहा है वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2030 के पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। यानी कि कह रहा है भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारत ने वर्ष 2030 के पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। यानी कह रहा है भारत ने वर्ष 2030 से पहले, यहाँ पे देखिए कह रहा है भारत 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। आगे है वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 45% तक कम करेगा। वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। यहाँ पे देखिए कर भारत ने वर्ष 2030 के पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया है। विद्युत क्षमता जो हासिल किया 2030 के पहले गैर जीवाश्म ईंधन से, यानी कि जीवाश्म ईंधन से जो विद्युत उत्पादन करते हैं उससे काफ़ी पोल्यूशन होती है, तो गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने नए लक्ष्य को हासिल किया है। यहाँ पे कह रहा है अपने नए लक्ष्य को हासिल किया। नेक्स्ट है भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम किया। यानी कि कह रहा है कि भारत 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को, मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद से जितना उत्सर्जन होता है कार्बन, उसको 45% तक कहा है कि कम करेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इतना ही आर्थिक समीक्षा में कहा गया है भारत 2047 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो लाया गया है उसके तहत भारत ऊर्जा के मामले में क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में क्या शुरू किया गया है, जन आंदोलन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.30% हो गया। कह रहा है कि वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर कितना हो गया, 9.3% हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। यानी कि NFSA के तहत आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए क्या मिलेगा, मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। इतना है, देश के पास इतना खाद्यान्न है। औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित GVA 3.7% बढ़ा, जो दशक की 2.8 की औसत वृद्धि से अधिक है। यानी कि कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि इंडस्ट्री में समग्र सकल घरेलू वर्धित ग्रॉस वैल्यू एडेड
3.7% बढ़ा। कितना बढ़ा? 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक में कितना था? 2.8 था, यानी कि पिछले दशक में था, इसमें 3.7 हो गया। किसमें? इंडस्ट्री में जो टोटल वृद्धि हुई है वो। आगे कह रहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। इतना ही नहीं, भारत जो है, ये इम्पोर्टेंट है, भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। आगे अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाला वस्तुओं का परिवहन किया। यानी कह रहा है कि अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया। यहाँ पे कह रहा है, पहले तो ये कहा कि अक्टूबर 2022 में 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया। यानी कि किसान रेल जो लाया गया था, तो पहले क्या था कि टाइम पे सामान एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंच पाती थी, तो जो ख़राब होने वाली चीज़ें होती थी वो ख़राब हो जाती थी। तो ये 7.91 लाख टन ख़राब होने वाली वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह परिवहन किया गया, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया गया। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना में 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया। और उड़ान योजना किस लिए लाया गया था? पूरे देश के आम नागरिक लाया गया था, यानी कि 2016 में, यानी कि आम जनता भी अब प्लेन से आ जा सकेंगे, उसके लिए उड़ान योजना लाया गया था। उसमें कहा गया 1 करोड़ से अधिक यात्री उससे लाभ उठाया है। तो ये रहा आज का, हमने कवर कर लिया आर्थिक समीक्षा 2022-23 क्या क्या था आर्थिक समीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।